तो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अम्ल की बात की थी, उसके बाद हमने क्षार की बात की थी और उसके बाद की वीडियो में हमने पीएच स्केल और सूचक के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लवणों के बारे में। हमने ये पढ़ा है कि अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो क्षार स्वाद में होते हैं कड़वे। जब अम्ल और क्षार इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा दी जाती है, तो इन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। अम्ल का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और क्षार का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, लवण प्लस के किसका निर्माण हो जाता है, जल का। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से इन दोनों के जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं, और गुण खोकर ये उदासीन होकर लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लवणों का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो लवणों का निर्माण है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। तो अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार अपने गुण खोकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। जैसे एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक प्रबल अम्ल है और इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, तो प्रबल अम्ल की क्रिया हमने प्रबल क्षार से करवाई है, तब किसका निर्माण हो गया है, तब निर्माण हो गया है लवण का। और लवण कौन सा बन गया है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम घरों में खाने के लिए करते हैं, और प्लस के क्या बन गया है, H2। देखो, जब हमने प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करवाई, तब जो लवण बना है वो लवण पूरी तरह से उदासीन होगा। लेकिन अगर हम दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, किसकी क्रिया, दुर्बल अम्ल की क्रिया है वो प्रबल क्षार से करवा दें, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया अगर प्रबल क्षार से करवाई जाए तो भी बनता तो क्या है, लवण और जल ही बनता है। लेकिन ये लवण है वो किस प्रकृति का होगा, तो ये लवण क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षार है वो प्रबल है। इसका उल्टा कर दें कि प्रबल तो अम्ल ले लें, अम्ल है वो प्रबल ले लें, और जो क्षार है वो दुर्बल ले लें, तो बनने वाला अम्ल कैसा होगा, उसकी प्रकृति, बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होगी, तो बनने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। और यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है वो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जो लवण बन रहा है वो लवण कैसा होगा, उदासीन। और ये प्रक्रिया क्या हो रह जाएगी, उदासीनीकरण। फिर अगला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार का जो अनुपात है वो अनुपात सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि 8 ml जो HCl है उस वो 10 ml NaOH को पूरी तरह से उदासीन कर रहा है। 8 ml HCl है वो 10 ml NaOH को पूरी तरह से उदासीन कर रहा है, तो 16 ml जो HCl है, 16 ml HCl कितने NaOH को उदासीन करेगा, तो यहाँ पर हमने अम्ल को दुगुना कर दिया है, तो क्षार भी दुगुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 20 ml NaOH है, इसको उदासीन करेगा। अर्थात अम्ल और क्षार का अनुपात एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव निश्चित रहेगा। जैसे और कह सकते हैं कि इसको बढ़ा के मैंने 24 कर दिया, 24 बढ़ा कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 30 ml हो जाएगा। यानी कि 24 ml HCl है वो 30 ml NaOH को पूरी तरह से उदासीन करेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके पूरी होने में ऊष्मा बाहर निकलती हो
एनर्जी ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती हो तब उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्मा के आधार पर, एक तो ऊष्माक्षेपी और दूसरा हो जाता है ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसके पूरा होने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि लवण ठोस उदासीन होते हैं। ठोस जो प्रकृति होती है लवणों की वो उदासीन होती है, लेकिन लवणों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। यानी कि लवणों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो उनमें करंट आता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले लवण का पीएच कितना होता है, 7। जैसे HCl प्रबल अम्ल है और NOH प्रबल क्षार है, तो इनसे जो NaCl बना है इस NaCl की पीएच मान कितना होगा, 7। पीएच मान 7 जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है उन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, देखो अम्ल हमने प्रबल ले लिया है और क्षार कैसा ले लिया है, दुर्बल। तो ऐसे लवण का पीएच मान किससे कम होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम क्यों होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेने से जो लवण बना है उस लवण की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होगी और अम्लीय होने के कारण उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम। तथा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, और दुर्बल अम्ल ले लिया है और प्रबल क्षार ले लिया है तो जो लवण बनेगा उस लवण की प्रकृति क्षारीय होगी और क्षारीय होने के कारण उसका पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कुछ सामान्य लवण और उन सामान्य लवणों का उपयोग, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सामान्य लवण, वो है साधारण नमक। साधारण नमक जिसका हम प्रयोग खाने में करते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। जब इसको जल में विलय करेंगे तो ये Na+ और दूसरा Cl- आयनों में टूटेगा, इसीलिए सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है आयनिक यौगिक। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है आयनिक यौगिक, क्योंकि इसका निर्माण है वो किससे होता है, आयनों से होता है। सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और उस इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, क्लोरीन द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कौन से यौगिकों का निर्माण होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। तो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, और इसे कहते क्या है, साधारण नमक कहते हैं। इसके गुण क्या हो जाएंगे, तो ये कैसा होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, कितना होता है, 1081 केल्विन होता है, और ये जल में कैसा होता है, विलय होता है। तो ये इसका गलनांक हो जाएगा, जल में ये क्या होगा, विलय होगा। और ये बनता किससे है, तो ये प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो HCl होता है। और किससे मिलकर बनता है, प्रबल क्षार। कौन सा प्रबल क्षार, NaOH। तो प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NOH का लवण होता है, और इसकी pH मान कितनी हो जाती है, 7, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो जिन लवणों का निर्माण होता है उनकी pH मान कितना होता है, 7। अब साधारण नमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग ज्यादातर किसके रूप में किया जाता है, खाने के रूप में भी किया जाता है। गांधी जी की दांडी यात्रा इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि नमक निर्माण के लिए थी, तो खाने के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कुछ खाने की सामग्री, खाद्य सामग्री है, उनको सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य परिरक्षण का मतलब है खाने की सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, तो सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हिमकारी मिश्रण बनाने में अगर हम बर्फ के साथ नमक मिक्स कर देंगे तो उसका गलनांक और क्वथनांक है, गलनांक और हिमांक है, वो कम हो जाता है। ठीक है, बर्फ में जब नमक मिला दिया जाता है तब उसका गलनांक और हिमांक कम हो जाता है, और जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम हिमकारी मिश्रण कहते हैं, जिसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि
बनाने के लिए कच्चे रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण या फिर इसे क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कभी इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2। कैसे बनता है? बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब किसका निर्माण हो जाता है? व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। बुझा हुआ चूना जिसे CaOH होल्ट वाइज कहा जाता है, जब इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब किसका निर्माण होता है? तब CaOCl2 का निर्माण होता है, अर्थात व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में, कपड़ों के विरंजन में, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में व्यंजक ब्लीच के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये इसका गुण है या फिर ये इसका उपयोग है वो इंपॉर्टेंट है पेयजल को शुद्ध करने में, ठीक है, जल है उसके शुद्धिकरण में भी किसका यूज किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में और ऑक्सीकारक के रूप में। तो आपको इसमें ज्यादा जो याद रखने हैं इसके उपयोग, वो ये एक तो याद रखना है रोगाणुनाशक के रूप में, दूसरा पेयजल को शुद्ध करने के लिए और तीसरा वस्त्र तथा कागज का रंग उड़ाने के लिए। अब जब व्यंजक चूर्ण को खुला छोड़ा जाता है, वायु में खुला छोड़ा जाता है या जब इसकी क्रिया अम्लों से करवाई जाती है तब कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है और यही क्लोरीन गैस है वो फूलों का और कपड़ों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस ही है जो जल के शुद्धिकरण का काम करती है, क्लोरीन गैस ही है जो कपड़ों का रंग उड़ा देती है और ये खतरनाक क्लोरीन गैस ही है जो ओजोन O3 का विघटन करके क्या बना देती है? O2 प्लस के नवजात ऑक्सीजन बना देती है। O2 प्लस के क्या बना देती है? नवजात ऑक्सीजन बना देती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। इसीलिए CFC को खतरनाक माना जाता है ओजोन परत के लिए। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इससे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन, जो कि ओजोन लेयर का क्या कर देती है? विघटन कर देती है। जब हम व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ते हैं या अम्लों से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तब कौन सी गैस मुक्त होती है? तब क्लोरीन गैस है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट समूह है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन ज्यादा जो प्रचलन में इसका नाम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि ज्यादातर जो पूछा जाता है वो नाम क्या होता है? तो वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पेट के अंदर अगर अम्लता हो गई है, एसिडिटी हो गई है तो उसको दूर करने में मंदपूर्ति रोधी के रूप में भी और अग्निशमन यंत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, अग्निशमन यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। इसके अलावा सोडा वाटर, ठीक है, अब्दुल की दुकान पे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल है, वो जेठालाल और बीड़े वगैरह सारे मिलके अब्दुल की दुकान में जो सोडा पीने जाते हैं उस सोडा वाटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थ जैसे कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, इन पेय पदार्थों में पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़े, कचौरी, ब्रेड आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता
जाता है बेकिंग सोडे का। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेड को फुलाने में योगदान देती है। इसके अलावा जो अग्निशमन यंत्रों में भी कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग बुझाने में सहायक होती है, तो अग्निशमन यंत्रों से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में योगदान कौन देता है? बेकिंग सोडा देता है। तो CO2 गैस क्या करती है? CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है। इसके अलावा जो शीतल पेय पदार्थ और सोडा वाटर है उसमें भी गैस भरी जाती है, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो नोट में लिखे हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? तो CO2 गैस रिलीज होती है। अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस भरी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस है वो आग बुझाने में सहायक होती है। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थ और सोडा वाटर में भी कौन सी गैस भरी रहती है? CO2। एक चीज और ध्यान रखना, CO2 गैस है वो GHE गैस कहलाती है। GHE यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो गैस उत्पन्न करने वाली ग्रीन हाउस गैस से है वो उसमें प्रमुख गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख हरित गृह गैस भी कहा जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट आ जाता है धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर। धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ये 10H2O को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है, तो पूरा नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन वो नहीं लिखा जाता तो सिर्फ लिख दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा धुलाई और सफाई में। इसके अलावा कास्टिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में किया जाता है। अपमार्जक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ज्यादा आपको याद रखना है अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है धावन सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर का। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण है वो किससे किया जाता है? तो वो साल्वे विधि से किया जाता है। रेलवे का क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है साल्वे विधि द्वारा। जब इसे गर्म किया जाता है, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको गर्म किया जाता है तो ये क्रिस्टलन जल है वो निकल जाते हैं, और क्या प्राप्त हो जाता है? तो वो प्राप्त हो जाता है Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब प्राप्त होता है Na2CO3, और Na2CO3 को क्या कहा जाता है? तो इसे सोडा ऐश कहा जाता है। तब कहेंगे कि धावन सोडा है इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल है वो निकल जाते हैं, और क्या बन जाता है? सोडा ऐश बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको लिखा जाता है POP से। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, CaSO4 × ½ H2O, या फिर इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 × H2O। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई किया है तब ये फॉर्मूला बन गया है, तो दोनों सेम है। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है 1/2 H2O, यानी कि वाटर है या जल है, इस जल के आधा क्रिस्टलन अणु है वो जुड़ा हुआ है, या फिर इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि जल का आधा अणु। ये बनता कैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कि जल के 2 अणु क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं, और जब इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? POP।
क्योंकि ये जो दो जल के अणु हैं, ये दो जल के अणु में से एक सही 1/2 यानी कि डेड जल के अणु है वो वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पित होकर क्या प्राप्त हो जाता है, CaSO4 into ½ H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका निर्माण पेरिस में किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में। इसके अलावा भवन निर्माण में छत निर्माण की जाती है, उसमें छत में नीचे की साइड में लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों लगाया जाता है नीचे की साइड में, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो अग्नि सह्य और तापरोधी होता है। तापरोधी का मतलब है गर्मी को नीचे की ओर नहीं आने देता, अपने कमरे को, रूम को ये ठंडा रखता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा में दांत के अंदर खड्डे हो रखे हैं तो उनको भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। और गणपति बप्पा मोरिया में जब गणेश की मूर्ति विसर्जन की जाती है, वो मूर्ति भी किसकी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो मूर्तियां निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्नि सह्य पदार्थ, अग्नि सह्य मतलब तापरोधी पदार्थों के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो जिप्सम है उसको 393 केल्विन, जिप्सम को 393 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वापस जल मिला दिया जाए तो ये पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को और गर्म करेंगे, यानी कि पीओपी को और गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त हो जाता है, मृत तापित प्लास्टर। जो बचा हुआ जल का अणु है वो भी वाष्पित हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मृत तापित प्लास्टर कहेंगे। पीओपी में जब जल मिलाता जाता है तो 15 से 20 मिनट में ये जमकर ठोस किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है, यानी कि वापस किसमें परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होगा जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग है वो मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा पीओपी निर्माण के लिए किया जाता है। अभी जिस पीओपी के बारे में हमने बात की थी उसका निर्माण भी जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को 393 केल्विन तक गर्म करने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो ये पीओपी में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जो याद रखनी है, वो है फ्लोस्पार। फ्लोस्पार है ये जिप्सम का अयस्क है। अयस्क का मतलब जिससे जिप्सम को प्राप्त किया जाता है, तो फ्लोस्पार है वो जिप्सम का अयस्क हो जाएगा। जिप्सम के बाद कुछ और अन्य लवण आ जाते हैं जिनका भी उपयोग थोड़ा बहुत याद रखना है हमें, कभी कभार पूछा जा सकता है। वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या फिर इसे संगमरमर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फर्श बनाने में किया जाता है। और विश्व धरोहर ताजमहल है वो भी किसका बना हुआ है, तो वो संगमरमर का बना हुआ है। इसके अलावा धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है और सीमेंट बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो वो फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग है वो उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और फिटकरी, इसका फॉर्मूला पहले पूछा जाता था, पहले इंटरव्यू होते थे या फिर जो वाइवा होते थे उसमें फिटकरी का क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछा जाता था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका प्रयोग है वो जल शोधन में किया जाता है। तो ये कुछ और लवण है जिनका उपयोग हमें ध्यान रखना है। ये अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे धातु, अधातु और मिश्र धातु।